प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह अपवर्तन होता क्यों है? अपवर्तन का कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। आइए अब अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। जब हम एक कांच के गिलास में पानी भर देते हैं और उसमें अगर पेंसिल या पैमाना कुछ भी रखते हैं तो वह पैमाना या पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। या किसी कांच के बर्तन में अगर हम कुछ नींबू रख दें और साइड से उसको देखें तो नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते हैं। या किसी बाल्टी में अगर एक सिक्का रख दें और उस बाल्टी में पानी भर दें और ऊपर से देखेंगे तो सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अपवर्तन के कारण ही आकाश में उड़ता हुआ वायुयान अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचा प्रतीत होता है। उदाहरण देखते हैं। अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास अथवा बीकर में डूबी हुई छड़ या पेंसिल टूटी हुई या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में नींबुओं को साइड से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। अगला, पानी से भरी एक बाल्टी की तली पर रखा सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। रात्रि में ताप परिवर्तन के कारण वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनसे आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता रहता है। अगला, धरातल के समीप की वायु का जो अपवर्तनांक है वो अधिक होता है तथा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं यह कम होता जाता है। इसी कारण सूर्य, तारे तथा आकाश में उड़ता हुआ वायुयान अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। अपवर्तन को समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। इसके लिए मेरे पास एक कटोरी, एक सिक्का और एक गिलास में पानी है। अब इस सिक्के को इस कटोरी में डालता हूं और कैमरे को इतने पीछे खिसकाता हूं कि यह सिक्का दिखाई ना दे। अब मैं धीरे धीरे इस कटोरी में पानी भरता हूं तो यह सिक्का अपवर्तन के कारण पुनः दिखाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन को देखने के लिए एक दूसरा प्रयोग करते हैं। इसके लिए मेरे पास एक बीकर में पानी भरा हुआ है और एक पेंसिल है। जब इस पेंसिल को मैं इस बीकर में डालता हूं तो यह पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा अपवर्तन के कारण हो रहा है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। आपतित किरण, प्रथम माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण, द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण पृथक्कारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। सघन माध्यम, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है
तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम को चित्र के माध्यम से समझते हैं। अपवर्तन का नियम क्या था? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस चित्र में देख सकते हैं, ये आपकी आपतित किरण, इसको जाना चाहिए था कैसा? सीधा, लेकिन क्या हो रहा है? अविलंब की ओर झुक गई। अतः जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम कांच में जा रही है तो क्या हो रहा है? अविलंब की ओर झुक रही है। और दूसरे चित्र में देखते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में जा रही है तो अविलंब से दूर हट रही है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही प्रकाश रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। sin I अपॉन sin R बराबर नियतांक। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तब sin I अपॉन sin R बराबर ANG। यहां पर ANG कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर c अपॉन v। अतः एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम हमारा क्या है यहाँ पर? कांच, तो इसको माध्यम में प्रकाश की चाल को VG से प्रदर्शित करेंगे। तो ANG बराबर C अपॉन VG, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पर हमारा माध्यम क्या है? जल, तो ANW बराबर C अपॉन VW, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाएंगे। ANG अपॉन ANW बराबर C अपॉन VG अपॉन C अपॉन VW। C से C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ANG अपॉन ANW बराबर VW अपॉन VG बराबर WNG। यहाँ WNG क्या है? कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। कुछ बातें याद रखने की हैं, जैसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। दूसरा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ANG बराबर 1 अपॉन GNA। अगर हम आगे का पीछे और पीछे का आगे कर देते हैं तो उसको 1 अपॉन में लिखते हैं। ये क्या हुआ आपका? कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, और GNA वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। इसको कैसे लिखेंगे? ANG बराबर 1 अपॉन GNA। अब हम एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा
कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आंकिक प्रश्न हल करने से पहले जो प्रश्न में दिया जाता है उसको लिख लेते हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1/3 दिया है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या पूछा है आपसे? जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक पूछा है। जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष क्या हो जाएगा इसका? GnW बराबर AnW अपॉन AnG। AnW कितना है आपका? 1/3। AnG कितना है? 1/2। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, कितना हो जाएगा आपका? 2/3। तो GnW बराबर 2/3। क्या हो गया ये? जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष कितना हुआ? 2/3। लेंस, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय व एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं एक उत्तल लेंस दिखाया गया है। ये बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा इसकी मुख्य अक्ष होती है। अवतल लेंस, अवतल लेंस बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं अवतल लेंस बीच में पतला है, किनारों पर मोटा है। दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा इसकी मुख्य अक्ष होती है। लेंस से संबंधित परिभाषाएं। प्रकाशिक केंद्र, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के दो फोकस होते हैं जिन्हें हम प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसे हम F1 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, वह बिंदु लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। इसे हम F2 से प्रदर्शित करते हैं। अवतल लेंस का प्रथम एवं द्वितीय फोकस। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से
प्रदर्शित करते हैं। नोट: उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सभी प्रकाश की किरणों को अपने फोकस पर एकत्रित कर देता है, इस कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसी प्रकार अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सभी प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इस कारण इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम है। प्रतिबिंब बनने के लिए इन 3 नियमों में से 2 नियमों का पालन करना आवश्यक है। पहला नियम, उत्तल लेंस के लिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होती हुई निकल जाती है, जबकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम उत्तल लेंस के लिए, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जबकि अवतल लेंस में लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए एक सा ही है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित किए हुए सीधी निकल जाती है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। माना एक वस्तु AB अनंत पर लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित है। वस्तु के शीर्ष से निकलने वाली 2 किरणें लेते हैं। चूंकि बिंदु A अनंत पर है, अतः शीर्ष से निकलने वाली दोनों किरणें परस्पर समांतर होंगी। एक किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होती हुई जाएगी और अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। दूसरी किरण लेंस के प्रथम फोकस से होती हुई जाती है और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों निर्गत किरणें लेंस के द्वितीय फोकस तल में बिंदु A' पर मिलती हैं और वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब A'B' बनाती हैं। इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस तल में प्राप्त होता है। नंबर 2, जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच स्थित हो। माना एक वस्तु AB अनंत और 2f1 के बीच स्थित है। वस्तु के शीर्ष से निकलने वाली एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होती हुई निकल जाती है। दूसरी किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होती हुई जाती है और अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। दोनों निर्गत किरणें लेंस के दूसरी ओर f2 व 2f2 के बीच बिंदु A' पर मिलती हैं और वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब A'B' बनाती हैं। इस प्रकार अनंत व 2f1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व लेंस के दूसरी ओर f2 व 2f2 के बीच बनता है। नंबर 3, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो। माना एक वस्तु AB लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f1 पर स्थित है। वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होती हुई निकल जाती है। दूसरी किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होती हुई अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। दोनों निर्गत किरणें लेंस के दूसरी तरफ A' पर मिलती हैं और वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब A'B' 2f2 पर बनाती हैं। इस प्रकार 2f1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर प्राप्त होता है। नंबर 4, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच स्थित हो। माना एक वस्तु AB लेंस की मुख्य अक्ष पर 2f1 और f1 के बीच स्थित है।
वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होती हुई निकल जाती है। दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। दोनों निर्गत किरणें लेंस के दूसरी तरफ ए डैश पर मिलती हैं और वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश 2f2 व अनंत के बीच बनाती हैं। इस प्रकार 2f1 तथा f1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा व 2f2 तथा अनंत के बीच बनता है। नंबर 5, जब वस्तु प्रथम फोकस f1 पर स्थित हो। माना एक वस्तु ए बी लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रथम फोकस f1 पर स्थित है। वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होती हुई निकल जाती है। दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। दोनों निर्गत किरणें परस्पर समांतर होने के कारण अनंत पर मुख्य अक्ष के नीचे मिलती हैं और वस्तु ए बी का बहुत बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं। इस प्रकार प्रथम फोकस f1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा व अनंत पर बनता है। नंबर 6, जब वस्तु प्रथम फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच स्थित हो। माना एक वस्तु ए बी लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच स्थित है। वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होती हुई निकल जाती है। दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। दोनों निर्गत किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिलती, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाने पर ए डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं और वस्तु ए बी का आभासी और बहुत बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं। इस प्रकार प्रथम फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा व वस्तु की ओर ही अनंत तथा प्रथम फोकस f1 के बीच बनता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। माना एक वस्तु ए बी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच रखी हुई है। वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। वस्तु से दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दोनों निर्गत किरणें ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु की ओर ही बनाती हैं। अतः अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा व लेंस के द्वितीय फोकस f2 तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र C के मध्य बनता है। अभी हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंबों का बनना सीखा। एक बार इसको दोहरा लेते हैं। उत्तल लेंस द्वारा जब वस्तु को अनंत पर रखा तब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस तल में बना। कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना व वस्तु से बहुत छोटा बना। अब वस्तु को अनंत तथा 2f1 के बीच लेके आए तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बना, f2 तथा 2f2 के बीच बना और उसकी प्रकृति कैसी थी? वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा बना। अब वस्तु को 2f1 पर रखा था तब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर बना था और उसकी प्रकृति वास्तविक, उल्टा व वस्तु के बराबर बना था। अब वस्तु को 2f1 व f1 के बीच लेके आए थे तब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 तथा अनंत के बीच बना और कैसा बना? वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा बना। अब
वस्तु को प्रथम फोकस F1 पर लेके आए तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बना। कैसा बना? वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा बना। अब वस्तु को प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच रखा तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बना। और कैसा बना? आभासी, सीधा व वस्तु से बहुत बड़ा बना। इसमें हम देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब हमारा बहुत छोटा था। जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस के प्रकाशिक केंद्र की तरफ लेके आए तो उसका आकार थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। पहले बहुत छोटा था, फिर छोटा हुआ, फिर वस्तु के बराबर हो गया, फिर वस्तु से बड़ा हुआ और फिर कैसा? आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तल लेंस में 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और केवल एक कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी बनता है। अब देखते हैं अवतल लेंस में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए कहां पर प्रतिबिंब बना? F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच बना। कैसा बना? आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा बना। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। जब हम आंकिक प्रश्न हल करेंगे तब इन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। नंबर 2, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती हैं। नंबर 3, लेंस के प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। नंबर 4, लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। नंबर 5, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। अब हम उत्तल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक उत्तल लेंस है। इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी हुई है और इसका प्रतिबिंब A', B' मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहा है। वस्तु सदैव लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। आपतित किरण की दिशा सदैव बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ होती है। प्रकाशिक केंद्र के दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं और प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की लंबाइयां ऋणात्मक ली जाती हैं। लेंसों के लिए U, V तथा F में संबंध 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां पर F लेंस की फोकस दूरी है, U लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी है, V लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंसों के लिए लेंस सूत्र एक ही होता है। एक आंकिक प्रश्न हल करके देखते हैं। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का केंद्र से वस्तु तक की दूरी को किससे करते हैं? U से प्रदर्शित करते हैं और ये हो गई आपकी 30 सेंटीमीटर। लेकिन वस्तु को हमेशा प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर रखते हैं, इसलिए U का मान सदैव ऋणात्मक लेते हैं। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर बनता है और इस दूरी को हम धनात्मक लेते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। F का मान आपसे पूछा है। लेंस का सूत्र लगाइए 1/f बराबर 1/v माइनस u। मान लगा दीजिए इसके।
इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस, एफ बराबर 12 सेंटीमीटर। ये जो एफ बराबर 12 सेंटीमीटर आया, ये आपको बता रहा है कि आपका आंसर सही है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अतः एफ बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर सही है। रेखीय आवर्धन, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु की लंबाई स्मॉल h, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश, लेंस से वस्तु तक की दूरी u तथा लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी v हो, तब रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई h डैश अपॉन वस्तु की लंबाई h बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v अपॉन लेंस से वस्तु की दूरी u। यह सूत्र इस तरह बन जाएगा, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। नोट, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक तथा नीचे की लंबाई ऋणात्मक ली जाती है, अतः सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि आवर्धन का परिणाम 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। यदि आवर्धन का परिणाम 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा, और यदि आवर्धन का परिणाम 1 से कम है तब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कम होगा। एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं। 2 सेंटीमीटर की वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले प्रश्न में जो मान दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। 2 सेंटीमीटर की वस्तु, तो वस्तु की लंबाई को हम एच से प्रदर्शित करते हैं, h बराबर 2 सेंटीमीटर। अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, u बराबर -12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वस्तु को हमेशा प्रकाश के केंद्र के बाईं ओर रखा जाता है। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर है, चूंकि क्या है आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब उधर बनता है जिधर आपकी वस्तु रखी हुई है, मतलब प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए v का मान भी ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब की लंबाई h डैश को आपसे पूछा गया है। हम जानते हैं m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। h डैश का मान आपसे पूछा है, क्या होगा? v अपॉन u इंटू h। मान रखिए, v का मान, u का मान, h का मान। h डैश बराबर 1 सेंटीमीटर, अतः प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी। लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f जब फोकस दूरी मीटर में नापी गई है। P बराबर 100/f जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में नापी गई है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है।
नोट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अतः इसकी क्षमता सदैव धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः इसकी क्षमता सदैव ऋणात्मक होती है। लेंस के संयोजन की क्षमता, यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है तो संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता उन लेंसों की अलग अलग क्षमताओं का बीजगणितीय योग होती है। P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट। अब एक आंकिक प्रश्न हल करते हैं। यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी तथा लेंस किस प्रकार का होगा। लेंस की फोकस दूरी f बराबर -20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता P आपसे पूछेंगे। चूंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है, अतः लेंस की क्षमता P बराबर 100/f। P बराबर -5 डायोप्टर। चूंकि लेंस की फोकस दूरी माइनस में है, अतः लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। लेंस अवतल लेंस होगा। लेंस के उपयोग, नंबर 1, उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए करता है, डॉक्टर को आंख व कान के अंदर देखने में। नंबर 3, प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरों आदि में। नंबर 4, मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष के निवारण हेतु। यहाँ पर आपका यह पाठ समाप्त होता है।